हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे उमेश और ललिता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ललिता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ललिता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने छिलने लगी। ललिता, तुम क्या कर रही हो? भाभी, तुम्हें तो पता ही है बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बापू के भी कल पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वालों के कुछ तो काम आएगा। हाँ ललिता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। ललिता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी न लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ललिता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी ललिता का साथ देने के लिए आ गयी। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काट कर इकट्ठा किया और धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गयी। और कड़ी मेहनत और लगन से ललिता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गाँव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। अब ललिता, तुम्हारे प्रयासों को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और उमेश को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ललिता ने की थी। अगर ललिता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। ये बात ललिता ने साबित कर दी थी। कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं, ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो ना। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजिए, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिमी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहाँ से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़े न होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए। मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी।
सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं न कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी। हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंधकर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं। काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारी गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी? आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना? तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल? मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तू एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तू उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की